कम से कम जितना भी जो भी इनपुट लगता है, जो भी लागत उसकी लगती है किसान की, उस पर मिनिमम 50% की प्रॉफिट उसे हो, यह इंश्योर करने की जरूरत है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं ज्यादा अखबारों से बात नहीं करता हूं इसलिए आपके बारे में ज्यादा छपता नहीं है, लेकिन जो कुछ छपा हुआ है उसमें एक बात ये भी छपी है कि छात्र जीवन में आप क्लास बंक करके शाखा में चले जाते थे। मैंने क्लास बंद करके मैं शाखा पर नहीं जाता था, क्लास ओवर होने के बाद मैं शाखा पर जाता था। जो छात्र हैं देश वैसे पढ़ने में मैं कमजोर नहीं रहा हूं। आप पढ़ाने में भी कमजोर नहीं रहे? पढ़ाने में भी मैं कमजोर नहीं था, हमारे क्लास में अच्छी भीड़ होती थी। जो आजकल छात्र हैं और उनके बारे में बहुत कुछ आ जाता है, मैं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से पूछना चाहता हूं कि जेएनयू क्या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉब्लम है? अब जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई संस्था हो, केवल यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता, कोई भी संस्था हो, यदि कहीं पर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका मिसयूज करना चाहती है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, तो हम लोगों की कोशिश होगी कि उसे चेक किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए। यूनिवर्सिटीज को अथवा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कभी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं, रोकना चाहिए। हर पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी बनती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की भी यह जिम्मेदारी बनती है। तो क्या ये जो छात्र यूनियन दलों से जुड़े हुए होते हैं वो नहीं होने चाहिए? छात्र यूनियन दलों से नहीं, छात्र यूनियन होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप हमारे देश के नौजवानों में भी डेवलप करनी चाहिए, वह एक उसका तरीका है। अब शासन में हम लोग भी रहे हैं, हम लोगों ने भी काम किया है, और मैं समझता हूं कि वहीं से निकलकर हम यहां आए। तो अब ये बताइए, वहां से निकल कर आए हैं तो हम कोई न्यूसेंस तो है नहीं? क्यों, मैं न्यूसेंस तो हूं नहीं पॉलिटिक्स में। सीखा है वहीं से ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, डेडिकेशन, कुछ ऐसे ही जो छोटे छोटे फोरम्स होते हैं उन्हीं से डेवलप करती है। उस वक्त शायद आपने अपने छात्र जीवन में या तो नकल को ऐसा देखा या बाद में नकल को ऐसा देखा कि नकल के लिए एक कानून बना दिया था जो लागू नहीं हुआ। नहीं लागू हुआ, नहीं लागू हुआ। ऐसा था कि मैं क्लास 8th में जब मैं पढ़ता था तो हमारे ही खानदान, माने खानदान का मतलब समझते होंगे लोग, परिवार में 1 साल हमसे आयु में बड़े थे, एक लड़का हमारे साथ वो बैठते थे एग्जाम देने के लिए। ये 8th क्लास की बात मुझे याद है। तो उस वक्त कलर बॉक्स होता था। कलर बॉक्स का मतलब समझते होंगे आप लोग, पेंटिंग वेंटिंग जो होती है, तो उसमें लिखकर बहुत छोटे छोटे अक्षरों में वो लाता था। तो उसके बगल में मैं बैठता था, तब मैं देखता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। उस समय यह ईश्वर की मैं कृपा मानूंगा कि मेरे मन में विचार पैदा हुआ कि इस देश का मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, इस प्रदेश का यदि मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन गया तो मैं किसी को नकल करने की इजाजत नहीं दूंगा। क्लास 8th में जब मैं पढ़ता था, ईश्वर को मंजूर हुआ, मैं उत्तर प्रदेश में एजुकेशन मिनिस्टर 91 में बन गया। और आज वो मिस्टर करनैल सिंह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे आज भी मौजूद हैं, आप उनसे पूछिएगा। मैंने कहा कठोर कानून बनाइए, किसी भी सूरत में मैं नकल करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। तो कठोर कानून बन गया। फिर वो मुझसे कहने आए कि सर इसमें बात कर लीजिए, पार्टी का बहुत नुकसान होगा, करोड़ बच्चे बैठते हैं, करोड़ों सब परिवार है, सब मिलाकर पार्टी बैठ जाएगी, लोग आपको कोसेंगे। तो मैंने कहा कि हमको यही पाठ पढ़ाया है संघ ने कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। इसलिए आप चिंता मत करिए, जो कानून है उस कानून को बनाइए। कानून कठोर था, उसमें बच्चों को भी जेल में डालने की व्यवस्था थी, इसमें कहीं दो राय नहीं, बहुत कठोर था। और जो रिजल्ट 65%, 70%, 74% आता था, जिसमें मैं शिक्षा मंत्री था, 14% आया, 14% आया। यह शिक्षा का खोखलापन था। बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इसी आधार पर चुनाव जीता
कि हमारी सरकार यदि बनेगी तो जिस दिन बनेगी उसी दिन नकल विरोधी कानून समाप्त कर देंगे, और उसी दिन नकल विरोधी कानून समाप्त कर दिया। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, असेंबली का चुनाव नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद मैं हार गया। वही वजह मानते हैं आप? वही वजह मानते हैं आप? अब जो भी हो, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया होगा, इसीलिए हार गए। लेकिन आज भी मैं मानता हूं, चाहे कितने भी कठोर कदम देश को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए क्यों न उठाने पड़े, उठाना चाहिए। तो आपने कहा कि बचपन में या जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपने तय कर लिया था कि शिक्षा मंत्री बनूंगा तो ये कर दूंगा। होता है, कुछ ऊपर वाले की कृपा होती है। आपने तब ये नहीं तय किया कि प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये करूंगा? मैं बहुत ओवर एम्बिशियस नहीं हूं, ये भी ईश्वर की कृपा है। ओवर एम्बिशियस नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। मैं जानता हूं इस देश में सबका रोल है। खेत में काम करने वाले गरीब का भी रोल है, भूमिका है। टॉप पर बैठने वाले व्यक्ति से कम उसका रोल, उसकी भूमिका नहीं है देश को बनाने में, करने में। और मैं इस सच्चाई को अच्छी तरह समझता हूं, केवल पद पर बैठने से व्यक्ति का कद बड़ा नहीं होता है। दुनिया में बहुत लोग पद पर बैठे हैं, नाम किसका जानते हैं आप? महात्मा गांधी का ना, बहुत है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का ना, उनके प्रति सम्मान है ना। प्रधानमंत्री न रहे, न राष्ट्रपति रहे, न कुछ रहे, ठीक है। यह अवसर यदि प्राप्त होता है तो अवसर को जो भी व्यक्ति बैठता है उसे करना चाहिए, और लोग कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, साफ नियत के साथ काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं। इसलिए इसको लेकर मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं रहती, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। काहे को अनावश्यक जो अपना दिमाग खराब करे। अच्छा, दूसरी चीज, भले ही कितनी बड़ी चेयर पर कोई क्यों न बैठ जाए, लेकिन आप देखते हैं कि खुद ही समझदार आदमी आप। आखिरी सवाल, आपने कहा देश में हर एक का रोल होता है। आपने कहा देश में हर एक का रोल होता है, अहम रोल होता है हर एक का देश में। तो मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि देश में हर एक का अपना एक अहम रोल है, हर व्यक्ति का रोल है। जिनकी विचारधारा अलग है उनका भी रोल है। वो देशद्रोही तो नहीं? हम देशद्रोही कहां करें? किसी को हम देशद्रोही नहीं कहते। नहीं कहना चाहिए है? नहीं कहना चाहिए। नहीं, कोई कर ही दे एकदम बिल्कुल, तो उसको यदि कोई बोल देता है तो उसे नाराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमारे यहां व्यवस्था है कि जो देशद्रोह करेगा उसको पनिश करने की भी व्यवस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much to the Union Home Minister Rajnath Singh and to News 18 India Deputy Managing Editor Kishore Rajwani for that Q&A session. I request the audience to kindly be seated as the dignitary exits from the hall. We have a very interesting panel coming up right after this to give us a view from afar. It's now our great privilege to welcome the Economics Nobel Laureate Paul Krugman to Rising India. Mr. Krugman won the ultimate prize back in 2008 for his work in economic geography and identifying international trade patterns. He's written more than 20 books, 200 papers in professional journals. The notable ones being the essay collection, The Great Unraveling, Losing Our Way in the New Century, which was published in 2003. At that time, it criticized the then administration of President George W. Bush. He's written numerous economics textbooks like Microeconomics and Macroeconomics. Back in 1991, he won the John Bates Clark Medal, which is awarded to economists under the age of 40. And I'd like to remind our viewers that following Mr. Krugman's speech, we'll have a question-answer session moderated by CNBC TV 18's executive editor, Lata Venkatesh. So it's my real pleasure to welcome Paul Krugman to Rising India.
Good morning, everyone. Thank you to Network 18 for the invitation. Thank you all for being here. And okay, I'm going to try to keep a little track of time here. I'm not an expert on India. That I hope will be clear. I do have a fair bit to say about India in the context of the world economy, but I want to start by talking about some more global issues, and then focus in on where India fits into the story. And I actually thought that it would be interesting, perhaps, to give you a little bit of a personal retrospective. That may seem a little odd here, but I think it's relevant. So I went to graduate school in the 1970s. I got my PhD in that decade. And at that point in one's life, you need to decide what your specialty is going to be, what area is going to be the piece of economics that you're going to focus on. And it was clear to me that from the point of view of serving humanity, what I really should work on was development economics. There was no issue more important to the world, still is no issue more important to the world than the question of how to help poorer countries become less poor. And I didn't do it because I was a coward, because in the 1970s, development economics was a deeply depressing field. In the 1970s, development economics was mostly non-development economics. It was about the question of why poor countries didn't seem to be able to get richer, why there didn't seem to be any convergence, why the division of the world between wealthy nations and poor nations seemed to have stabilized, seemed to have frozen, and there was really no progress in closing that gap, why countries were not making their way up. In other words, it was a very, very different world from the one that we live in today, which is a world in which we have seen extraordinary development successes in a number of countries, very, very much, of course, including this one. That success, the first inklings of that change were starting to be visible by the late 1970s.